आवाज आ रही है। और आज से हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्यूटर आपका बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स में, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है वो आपको एडवांटेज देता है, वेटेज देता है। अगर आपको व्यापम का एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। आ, इसमें दिक्कत ये चीज होती है कि आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव में वहां पर जाकर आपको बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इस क्लास में हमने कुछ चीजें करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो थ्योरेटिकल सेक्शन के साथ ही आपको जो है वो आपको जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कर रहे हैं पहला चैप्टर, है ना। पहला चैप्टर कंप्यूटर एक सामान्य परिचय। ठीक है। चलिए, तो कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली आपके दिमाग में इस तरह की एक इमेज आती है जहां पर आपको एक डिस्प्ले यूनिट देखने को मिलता है। ये एक डिस्प्ले यूनिट है ना। ये एक डिस्प्ले यूनिट है जिसे आप मॉनिटर भी कह देते हैं, है ना। तो यह कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है ना। आपको इसमें कंप्यूटर के भाग दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला भाग जो है वो है यह डिस्प्ले यूनिट। कौन सा है? डिस्प्ले यूनिट। ये आपका बेटा पहला भाग है। ठीक है। कौन सा? डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट जो है एक आउटपुट डिवाइस है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सीपीयू, है ना। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसे प्रोसेसर भी कह देते हैं। यह कंपोनेंट का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है। फिर ये है तीसरा यस सर। भाग, ये है कीबोर्ड। ठीक। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। और चौथा है आपका माउस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है ना। तो ये आपके क्या हुए? इनपुट डिवाइस हुए। और इन्हीं को आप पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। कंप्यूटर के आसपास कंप्यूटर से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर? अब देखो, आप सभी को यस पता सर। है कि आज कंप्यूटर का सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ना। आप आज छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी किसी भी क्रिया को करना चाहते हैं तो उसमें कंप्यूटर का आपको कहीं ना कहीं क्या हेल्प लेना पड़ता है कि नहीं? ठीक है जी। आप एक फॉर्म भर रहे हो तब भी कंप्यूटर का यूज है। आप एक मोबाइल चला रहे हैं वो भी कंप्यूटर है। एक आप हेडफोन यूज कर रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर है। तो ये सभी कंप्यूटर के क्या हैं? अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है। तो अब कंप्यूटर की इतनी सारी चीजों में कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? ठीक है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है यह हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द है वो आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। ठीक है। तो कंप्यूटर जो शब्द है ना, वो आपका आया है, एक सेकेंड। ठीक। कंप्यूटर जो शब्द है वो बेटा कंप्यूट शब्द से आया है। ठीक। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। ठीक है, कैलकुलेशन करना। लेकिन क्या आज कंप्यूटर, जब देखो कंप्यूटर का जब ओरिजिन हुआ था ना, तो उसका काम केवल और केवल क्या था? केवल और केवल कैलकुलेशन करना था। क्योंकि उस समय इंसान ने यह नहीं सोचा था कि हम आज के दौर में या भविष्य में कंप्यूटर का किसी अन्य चीजों में यूज करेंगे। जैसे आप सैटेलाइट भेज रहे हैं, आप गेमिंग कर रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, है ना, आप टेलीफोन यूज कर रहे हैं। तो उस समय इंसान ने ऐसा नहीं सोचा था। तो उस समय के हिसाब से कंप्यूटर का कार्य केवल गणना करना था। ठीक है। लेकिन वर्तमान पर्सपेक्टिव में देखें तो 80% जो आपके काम है, 80% से अधिक काम जो है वो आपके
क्या है बेटा? कैलकुलेशन से इतर है ना, गणितीय या सांख्यिकी प्रकृति के नहीं है ना। आप मोबाइल चलाते हो तो आप क्या कैलकुलेटर में ही जोड़ने घटाने का काम करते रहते हैं क्या? नहीं ना। आप क्या करते हो? कंप्यूटर नहीं। मोबाइल से कॉलिंग करते हो, उसमें वीडियोस देखते हो, फोटोज देखते हो, फोटोज कैप्चर करते हो, है ना, ठीक है, गेम्स खेलते हो। तो ये सब क्या है? इस गणना करने के कार्य से अलग कार्य है। तो 80% कार्य तो आज के दौर में ये गणना करने से भिन्न हो चुके हैं। ठीक है। अब देखो हिंदी में क्या कहते हैं कंप्यूटर को। तो हिंदी में बेटा कंप्यूटर को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे संगणक कहते हैं, है ना, परिकलक कहते हैं, अभिकलक, अभिकलित्र, विभिन्न तरह के नाम हैं। केवल आप याद रखिए संगणक इसके कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बात आती है कि एब्रीविएशन। एब्रीविएशन कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है ना। जो कंप्यूटर वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये बहुत ही रेयरली आपको क्वेश्चन में पूछता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो यह है। सी से होता है कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटेड, एम से होता है मशीन, पी से होता है पर्टिकुलरली, यू का दो वर्ड है, या तो यूनाइटेड फॉर या तो यूज्ड फॉर। ये दोनों अलग अलग बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलरली, यूनाइटेड फॉर, टी का होता है ट्रेड और टेक्निकल, है ना, तकनीकी या औद्योगिक रूप से हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा किसमें यूज करते हैं? ई से एजुकेशन में करते हैं और आर से रिसर्च में करते हैं। तो कॉमनली ऑपरेटेड, मशीन, पर्टिकुलरली यूज और यूनाइटेड फॉर, ट्रेड और टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। तुमको ये पूरा थोड़ी बोलेगा कि पूरा चलो बताओ कि ये पूरी चीजें हैं क्या, ऐसा नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा बेटा? बोलेगा कि बताइए कंप्यूटर शब्द में, क्या कंप्यूटर शब्द में ई जो है ना, ई शब्द का अर्थ क्या है? ई शब्द का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ क्या होता है जी? एजुकेशन होता है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको डालेगा। ठीक है। तो ये एब्रीवेशन या फुल फॉर्म आपको समझ में आया। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस अब सर। कंप्यूटर की जो अधिमान्य परिभाषा है या सार्वभौमिक परिभाषा है ना, वो ऊपर में जो हमने पढ़ा वो तो नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा यह है कि कंप्यूटर क्या होगा, एक स्वचालित होगा, ऑटोमेटेड होगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। याद रखना हर वह चीज जो विद्युत के माध्यम से चलती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है। ठीक है। अब स्वचालित भी है कंप्यूटर। हम देखो एक क्लिक करते हैं उसका वीडियो प्ले होने लगता है। यानी इंसान का जो इनपुट है वो बहुत ही नगण्य है, बहुत ही रेयर है। हम थोड़ा सा बोलते हैं और वो ज्यादा करके देता है ना। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड कहते हैं, स्वचालित कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन अच्छा लिखवाते है ना, जो क्या करता है, अपरिष्कृत आंकड़े यानी डेटा को, ठीक, अपरिष्कृत कहने का मतलब है रॉ फाइल्स को, रॉ डेटा को क्या करता है, प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित करके, किसके द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित करके उसे किसमें कन्वर्ट करता है, अर्थपूर्ण सूचनाओं में कन्वर्ट करता है। यानी इनपुट में वो अपरिष्कृत आंकड़े ले रहा है, डेटा ले रहा है, और जबकि आउटपुट में क्या दे रहा है आपको, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। अब देखो इससे संबंधित ना ये जो चीजें है ना इसी में घुमाता है। मैं आगे आपको इसको क्लियर करूंगा। इस स्लाइड से आप देखने की कोशिश करिए। कंप्यूटर का कार्य, तो कंप्यूटर का कार्य क्या होता है बेटा, डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना। ठीक है, समझ में आया बात, डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना। अच्छा ये मुझको दिक्कत आ रहा है यहाँ पर, ये बताइए कि क्या डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या किसी का अपने आप? आपको कहीं पर भी इसमें दिक्कत आ रही क्या क्लास में? नहीं सर। रेगुलर क्लास चल रही है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो चलिए
ठीक है, चलो बेटा। तो जिनको इंटरनेट का आपको अगर दिक्कत होगा, आपके एरिया में अगर इंटरनेट स्लो होगा, तो मे भी ये क्लास आपको इंटरप्टेड होते हुए दिखेगी, है ना। आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जी सर। और माइक ना आप लोग बीच में बंद कर लीजिएगा, जब मैं आपसे इनपुट मांगूंगा तभी आप ऑन करिएगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो कंप्यूटर का कार्य क्या है? कंप्यूटर का कार्य है डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना या बदलना। ये कार्य है, समझ में आया आपको? अब यह कार्य होता कैसे है ना। इसी को कंप्यूटर की क्या कहते हैं, कार्य प्रणाली कहते हैं या प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यही हमको जानना है। देखो, होता क्या है कंप्यूटर के मुख्य कार्य या प्रक्रिया। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए कंप्यूटर प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। कंप्यूटर में प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो याद रखना बेटा, 3 चरण होता है। कितने चरण? 3 चरण। कौन कौन से? सबसे पहला होगा इनपुटिंग, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुटिंग। ये 3 चरण है, याद रखिए। कितने चरण? 3 चरण। सबसे पहला होता है इनपुटिंग। इनपुटिंग का अर्थ होता है हिंदी में आगम। ठीक है, मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज पैरेलली करते जाऊंगा, साथ ही जहां पर हिंदी की आवश्यकता होगी वहां हिंदी भी आपको देने की कोशिश करूंगा। देखो, क्या है ना, इंग्लिश में कंप्यूटर आसान है क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स हैं। अगर हिंदी पर जाओगे तो बहुत कठिन या क्लिष्ट वर्ड है। ठीक है, और आपको बहुत कंफ्यूजिंग भी लगेगा। पेपर में भी आप कंप्यूटर अगर इंग्लिश को देख के हल करते हैं तो आसान है बजाय के हिंदी के। ठीक है, वो अभी आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, समझ में आएगा। तो देखो, कंप्यूटर प्रक्रिया के 3 चरण। सबसे पहला होता है इनपुटिंग, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुटिंग। ठीक है, इनपुटिंग जो होता है वो होता क्या है? जब आप क्या करते हो, एक सामान्य हम समझने की कोशिश करते हैं, आपके मोबाइल से ही समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हो, किसी को कॉल लगाना हो, आप तुरंत स्क्रीन खोलते हैं, कॉलिंग स्क्रीन, और आप उसमें क्या करते हैं, नंबर्स दबाते हैं। आप जब नंबर्स दबा रहे हैं, है ना, ठीक है, नंबर्स आप जब दबा रहे हैं तो वही क्या कहला रहा है, इनपुटिंग कहला रहा है। ठीक है, क्या कहला रहा है, इनपुटिंग कहला रहा है। क्लियर? ठीक। अब वैसे ही क्या होता है कि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। और यह डेटा क्या होता है, कैसा डेटा होता है? डेटा तो परिष्कृत डेटा भी हो सकता है, लेकिन याद रखना, जब इनपुटिंग करते हैं तो रॉ फैक्ट होता है ना, यानी कच्चा और अपरिष्कृत तथ्य। ठीक, कैसा तथ्य? कच्चा और अपरिष्कृत। कच्चा और अपरिष्कृत कहने का अर्थ ये है कि जो आप उसमें डेटा दे रहे हैं वो अपुष्ट है। क्या है? अपुष्ट है। ठीक है जी। अपुष्ट कहने का अर्थ या अपरिष्कृत कहने का अर्थ ये है कि जैसे एक आप, मैं सिंपल उदाहरण से कोशिश करता हूं। आपने कंप्यूटर को बोला 2+2 को जोड़ दो। ठीक है, अब कंप्यूटर अगर इसी 2+2 को तुम्हारे सामने वापस ला के फेंक दे तो क्या होगा? कंप्यूटर का कोई कार्य हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन कंप्यूटर क्या किया, आपने बोला 2+2 और उसने बोल दिया 2+2 = 4। ये 4 जो है ये प्रोसेस डेटा है। ठीक है, जबकि ये 2+2 क्या था, इन प्रोसेस डेटा था या अनप्रोसेस डेटा था, है ना। कंप्यूटर क्या करता, अगर 2+2 लिखा आपने और वापस से ये 2+2 ऐसे लिख के दे देता, तो ये क्या होता, अनप्रोसेस डेटा हो जाता। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ने आपको क्या दिया, 4 दिया, तो ये क्या हुआ बेटा, प्रोसेस डेटा हुआ। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इनपुटिंग में आप किस तरह के डेटा का प्रयोग करते हैं, तो अनप्रोसेस्ड डेटा का। अब याद रखना, इनपुटिंग में किसका प्रयोग होता है, जैसे इनपुट डिवाइसेस है, माउस है, कीबोर्ड है, इनका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो, इनपुटिंग में ना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जो आपको आगे समझने को भी मिलेगी। माइक ऑन कर लेना है एक कोई भी, है ना। जब आप कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला कंप्यूटर को
कि क्या करो, 2 + 2 लिखो, ऐसा बोला आपने। तो ये तो आपकी लैंग्वेज है ना, ह्यूमन लैंग्वेज है ये तो आप समझते हैं 2 + 2 को। कंप्यूटर क्या इसी रूप में समझता है? तो नो, नहीं। कंप्यूटर क्या करता है, इसको क्या करता है, अपनी भाषा में, मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इस मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम रहता है इनपुट डिवाइस का। याद रखना बेटा, इनपुट डिवाइस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जैसा दिख रहा है वैसा। ठीक है, इनपुट डिवाइस, जब भी आप कीबोर्ड यूज करते हो तो इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड क्या करता है, आपकी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मशीनरी लैंग्वेज। और वो कुछ भी हो सकती है, बाइनरी हो सकती है, ऑक्टल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः बाइनरी लैंग्वेज में वो चेंज करता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि इनमें से कौन सा यूनिट या डिवाइस जो है किसको, इंसानी या मानवीय भाषा को मशीन भाषा में क्या करता है, चेंज करता है। तो ऑप्शन में आंसर क्या होगा जी, इनपुट डिवाइस। ठीक, क्या ध्यान रखना, क्या बोला कि इनमें से कौन सा डिवाइस किसको, मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को, मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा करता है, आपका इनपुट डिवाइस। क्लियर। अब देखो, आपने डेटा तो डाल दिया, ठीक है। अब डेटा आपने जैसे ही डाला है ना, 2 लिखा, प्लस लिखा, फिर 2 लिखा। अब देखो, तुमने 2 + 2 लिखा है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को उसको समझना है कि इसको क्या करना है, एडिशन करना, जोड़ना है। ठीक है, तो आपने क्या जानकारी मांगी थी, वांछित जानकारी आपकी क्या थी, एडिशन की थी। ठीक है, और वो उसी रूप में प्रोसेसिंग होता क्या है, वांछित या आवश्यकता अनुसार डेटा का क्या करना है, आपको प्रसंस्करण करना है। प्रसंस्करण, कहीं पर विश्लेषण लिखा हो तो उसको काट दूंगा, है ना, याद रखना, विश्लेषण नहीं होता है, प्रसंस्करण होता है। ठीक है, प्रसंस्करण अर्थात किसी भी चीज को प्रोसेस करना। ठीक, तो क्या करता है कंप्यूटर, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके आपको आउटपुट में क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है। इस प्रोसेसिंग की क्रिया में 3 यूनिट जो हैं वो आपके सहायक होते हैं। ठीक है जी, तो प्रोसेसिंग जो होगा वो किसके द्वारा होगा, प्रोसेसर के द्वारा होगा। ठीक है, प्रोसेसर अर्थात सीपीयू। ठीक है, प्रोसेसर था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोसेसिंग की क्रिया किसमें संपन्न होती है, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, किसमें होती है, पता है क्या आपको? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की क्रिया, याद रखना बेटा, हार्डवेयर डिवाइसेस पे क्या होती है, संपन्न होती है। और हार्डवेयर डिवाइस क्या है, वो सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके 3 भाग हैं। एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा क्या है, मेमोरी यूनिट। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि प्रोसेसिंग क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो सीपीयू में, या जिसे प्रोसेसर भी कहते हैं, वहां संपन्न होती है। और वह क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, तो आपने क्या दिया था, एक डेटा दिया था, इनपुट के माध्यम से उसको प्रोसेस किया गया, और आउटपुट में, है ना, निर्गत में आपको क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिला। ठीक है, इंफॉर्मेशन या सूचना आपको प्राप्त हुई। अच्छा, ये सूचना क्या होगा, तो परिष्कृत डेटा या प्रोसेस डेटा को ही क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि अपरिष्कृत डेटा कहाँ होगा, तो अपरिष्कृत डेटा प्रोसेसिंग से पहले का डेटा अपरिष्कृत डेटा होगा, इनपुटिंग के समय डेटा। लेकिन प्रोसेस डेटा क्या होगा, इंफॉर्मेशन कहलाता है, परिष्कृत तथ्य या आंकड़े। ठीक है जी, अब आउटपुट बेटा, 2 तरह के आउटपुट होते हैं, एक होता है सॉफ्ट आउटपुट, एक हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट कहने का मतलब ये है कि जब आपको किसी डिस्प्ले यूनिट में, है ना,
देखने को मिले, जो आपने कार्य किया है, वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट आउटपुट। और दूसरा होता है हार्ड आउटपुट या हार्ड कॉपी कहते हैं। जब आपने कोई डेटा प्रोसेस किया और वह डेटा आपको क्या हो, प्रिंट होके हार्ड कॉपी के रूप में मिले, तो उससे क्या कहते हैं? हार्ड आउटपुट कहते हैं। ठीक है। अब देखो, कंप्यूटर कार्य केवल प्रोसेसिंग है, याद रखना। अब आपको मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस जो है ना, वो क्या करता है? इंसानी भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। सेम वही कार्य इंफॉर्मेशन आपका आउटपुट डिवाइस करता है। अभी मशीन ने तो मशीनी भाषा में काम किया, उसको तो 2+2 समझ नहीं आ रहा है। उसको तो ये समझ में आ रहा है कि 2 का मतलब 0 और 1 होता है, इसका भी 0 और 1 होता है, प्लस का मतलब जो भी होगा इसका, है ना, कोडिंग वो होगा। तो कंप्यूटर को तो इस भाषा में समझ में आ रहा है। अब आपको ऐसे ही दे दे तो समझ में आएगा क्या? 0 0 1 0 0 ऐसे 1 करके दे दे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, आपका खासकर आउटपुट डिवाइस जो इसी बाइनरी लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करके देता है? ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो आउटपुट डिवाइस का काम है मशीनी भाषा को इंसानी भाषा में परिवर्तित करना। क्लियर? याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो, ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, ध्यान रखना। इसके अलावा कंप्यूटर के अन्य कार्य भी हैं, जैसे कंट्रोलिंग और स्टोरिंग। कंट्रोलिंग का अर्थ है जब क्या हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जब आप क्या कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, तो क्या करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? पूरे क्रिया में, इस क्रिया को संपन्न करने में जो भी क्रिया हो, उसमें कंपोनेंट्स को क्या करता है? निर्देश देता है, उनके मध्य सामंजस्य बैठाता है। ठीक है। तो उपकरण व सूचना के मध्य तालमेल हेतु कंट्रोलिंग डिवाइसेस का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है स्टोरिंग। अब अगर आपको किसी, आपने 2+2 को जोड़ा तो 4 आया। अब आपको 4 में भी और 2 जोड़ना है। बाय द वे, यहाँ पर देखो, 2+2 किया तो ये 4 आया। अब ये 4 क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा डेटा। ठीक है। तो स्टोरिंग का काम भी करता है किसके, कौन? कंप्यूटर। ठीक है। अब वो क्या करेगा इसमें, और अगर आपको 2 जोड़ना होगा तो वापस से 4 को लिखेगा और 2 को जोड़ देगा, है ना जी। तो कंप्यूटर क्या करता है? स्टोरिंग का कार्य भी करता है। अब कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या कार्य नहीं करता है ना, कौन से कार्य नहीं करता है? ठीक है, इनमें से क्या कंप्यूटर का कार्य नहीं है ना? तो देखो, डेटा एनालिसिस का कार्य कंप्यूटर का नहीं है, सबसे पहला चीज, है ना। हिंदी में विश्लेषण देगा बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैं विश्लेषण शब्द को वहां से हटा दिया, पर वहां पर मैंने प्रसंस्करण शब्द का प्रयोग किया है। याद रखना, कंप्यूटर का कार्य एनालिसिस करना नहीं है। कंप्यूटर आपने जो कहा है उसको करके दे दिया। कंप्यूटर उसमें यह जानने की कोशिश नहीं करता कि राम कुमार बाय द वे कंपनी का डेटा है, और उस कंपनी के डेटा में एक व्यक्ति है राम कुमार, और राम कुमार का एड्रेस, पेमेंट स्लिप, है ना, और उसका पद उल्लेखित है। ठीक है। अब यह इतना इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास है, कंप्यूटर इतनी जानकारी आपको दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर यह नहीं कर सकता कि राम कुमार कैसे काम करता है, कितना काम करता है, किस तरह का काम करता है, या राम कुमार कैसा व्यक्ति है। यह काम कंप्यूटर का नहीं है, एनालिसिस करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कॉपी या पेस्ट करना कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कंप्यूटर के जब सामने तुम बैठे होते हो तो क्या तुमको अंडरस्टैंड करता है? जैसे भाई जब कंप्यूटर को सामने बैठ गए बेटा तुम, और बैठ गए और तुम कुछ सोच रहे हो या उदास हो, तो कंप्यूटर क्या तुमसे पूछता है कि अरे आप उदास क्यों हैं, आप हंस क्यों रहे हैं, आप क्यों रो क्यों रहे हैं, आप दुखी क्यों, ऐसा पूछता है क्या? तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का काम नहीं, याद रखना। और उसमें ना कॉमन सेंस भी नहीं होता। ठीक है, कॉमन सेंस नहीं होता कंप्यूटर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
तो कंप्यूटर का कार्य नहीं है कि अगर ये आएगा तो एनालिसिस नहीं बेटा, कॉपी करना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करना नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है कंप्यूटर कार्य, है ना। इमोशन लेस होता है कंप्यूटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखो, यहां तक आपने चीजों को समझा, ठीक है, क्लियर हुआ। कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है, इसके 3 चरण हैं, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग। क्लियर। फिर आता है डेटा, तथ्य या आंकड़े। अपरिष्कृत आंकड़ों को क्या कहते हैं? हम डेटा कहते हैं, आपको पता ही है। डेटा दो तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो हम फाइल के टाइप के आधार, प्रकृति के आधार पर देखें तो इमेज हो सकता है, साइन हो सकता है, कुछ किसी तरह के चिन्ह हो सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में आप डेटा इंटर कर सकते हैं, वीडियो के रूप में आप डेटा क्या कर सकते हो? इनपुट कर सकते हो। तो ये विभिन्न टाइप होते हैं डेटा के, याद रखिएगा। फिर देखो, ऐसे हवा हवाई मैं नहीं लिखा हूं, ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा गया है, तभी जाके यहाँ पर आपको दिख रहा है, याद रखना। अब बात है कि टेक्स्ट के आधार पर कितने डेटा होते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट या अक्षर समूह के बारे में बात करें तो डेटा मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: न्यूमेरिकल डेटा, अल्फाबेटिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिकल डेटा अर्थात संख्यात्मक डेटा, 0 से 9 नंबर तक की से बनी कोई भी संख्या क्या कहलाएगी? न्यूमेरिकल डेटा कहलाएगी। ए से जेड तक के अक्षरों से बनी कोई भी डेटा अल्फाबेटिक डेटा कहलाएगी। अल्फा न्यूमेरिक या अक्षरांकीय डेटा क्या होता है? जिसमें अल्फाबेट भी हो, न्यूमेरिक डेटा भी हो और आपके साइंस अर्थात क्या, आपके चिन्ह भी हो, जैसे प्लस, माइनस, छोटा है या बड़ा है, ग्रेटर देन, लेसर देन, है ना। तो ये सब जो मिलकर क्या कहलाते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाते हैं। अब देखो, न्यूमेरिकल डेटा जो है उसका उदाहरण क्या होगा? न्यूमेरिकल डेटा, किसी विद्यार्थी का उदाहरण अगर समझने की कोशिश करें तो आपका प्राप्तांक, ठीक है, आपने कितना अंक प्राप्त किया, मार्कशीट जो हो गया, किसी व्यक्ति का क्या हो गया? पेमेंट स्लिप हो गया, पेमेंट स्लिप, ये क्या कहलाएगा? ये सभी न्यूमेरिकल डेटा है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या? कर्मचारी का पता। कर्मचारी का पता कैसे? जैसे वो कोई व्यक्ति है, वो किसी शहर में रहता है, बाय द वे वो रहता है बिलासपुर में, तो हम उसका एड्रेस लिखेंगे कि बिलासपुर। अब बिलासपुर में कहाँ रहता है? तो बिलासपुर में वो रहता है आरके नगर में, राजकिशोर नगर में। राजकिशोर नगर में कहाँ रहता है? तो स्ट्रीट नंबर 5 में रहता है, स्ट्रीट नंबर 5 में, ठीक है। तो ये पूरा जो डेटा हुआ, ये क्या कहलाएगा? आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो कर्मचारी का पता, क्वेश्चन पूछेगा कर्मचारी का पता किस तरह के डेटा का उदाहरण है? तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई आपको? नेक्स्ट, अब डेटा में ही हम पढ़ रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन एक चीज होती है। डेटा कलेक्शन क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, कंप्यूटर जो है डेटा आपसे ग्रहण करता है ना, इनपुटिंग के माध्यम से, तो उसे ही डेटा कलेक्शन कहते हैं। डेटा कलेक्शन किसके द्वारा होता है? तो इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग, एक वर्ड है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता अनुसार या उपयोगिता अनुसार आप जब तथ्यों का प्रसंस्करण करते हैं तो यही क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक, डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है जी? सीपीयू करता है, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट चीज है जी ईडीपी, सर। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब बोलेंगे आप कि सारे डेटा प्रोसेसिंग ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्यों? देखो, जब बेटा शुरू में कंप्यूटर बनाना, तो उस समय या कंप्यूटर बनने से पूर्व डेटा प्रोसेस, जैसे आप क्या करते थे कि बाय द ऑफिस गए, ऑफिस में आपने एक एप्लीकेशन दिया कि सर विषय फला फला, है ना, जो भी है आपका विषय, है ना, और ये समस्या है और इसका निराकरण चाहिए। तो फाइल कहाँ जाती थी? आपका ऑफिस में जाती थी, ऑफिस से इधर से उधर ऐसे जाती थी, और वो कैसे? हार्ड कॉपी में जाती थी,
है ना, मैनुअल होता था सॉर्टिंग उसका। फिर जब कंप्यूटर आया तो मैकेनिकल होने लगा, मैकेनिकल कंप्यूटर यूज होने लग गए, यांत्रिकी कंप्यूटर यूज होने लग गए। अगर उसको जोड़ना होता था 2+2 को तो मैकेनिकल चीजें करनी पड़ती थी, ऐसे करके चक्री घूमती थी तो दो आता था, फिर एक चक्री घूमती थी फिर दो आता था, दोनों मिलते थे, फिर सामने में वो दूसरी चक्री घुमाते थे और चार आ जाता था। इस तरह की क्रिया क्या कहलाएगी, यांत्रिकी क्रिया हो गई। अब जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में विद्युत विद्युत का आविष्कार हुआ और कंप्यूटर जब विद्युत से चलने लग गए, है ना, तो इंसान में जैसे पल्सेस होती हैं, इंसान कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, इंसान में भी विद्युत धारा है। आप अगर आपको भूख लगती है तो आपका पेट जो है ये सिग्नल्स भेजता है मस्तिष्क को, ठीक है, कि मेरे को भूख लग गई अब खाना चाहिए, है ना। सेम काम कंप्यूटर में भी होता है। जब कंप्यूटर किसी भी क्रिया को संपादित करता है तो वो हर सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भेजता है, याद रखना। कैसे भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भेजता है ना, पल्सेस के माध्यम से भेजता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने के कारण ही जो पूरी प्रोसेसिंग की क्रिया हो गई वो क्या कहला गई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहला गई। क्लियर है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अगर आपने दो को दबाया बेटा, कीबोर्ड में आप दो दबा रहे हो, ए दबा रहे हो, तो वो विद्युत संकेतों के माध्यम से कहां पर पहुंचता है, कंप्यूटर में पहुंचता है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हमने डेटा देख लिया, उसके बाद देखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैंने पहले बताया कि परिष्कृत जो डेटा होता है ना, व्यवस्थित डेटा जो होता है ना, वही क्या कहलाता है, आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है, याद रखना। परिष्कृत डेटा क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है जी। अब आते हैं कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर के अंग कौन कौन से हैं, तो देखो कंप्यूटर में मुख्यतः दो तरह के चीजें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तीन तरह की चीजें, दो तरह की चीजें, एक होगा हार्डवेयर, दूसरा होगा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होगा बेटा, तो इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होगा, प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर को इस क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह देते हैं, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली एक अपने आप में बृहद चैप्टर है, जहां पर हम आपको कंप्यूटर कैसे कार्य करता है ये समझाएंगे, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइस क्या है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है बेटा। स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, है ना, रोम हो गया, ये क्या है आपके, सभी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, क्लियर। अब क्वेश्चन पूछता है कि हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का एक भौतिक भाग है या युक्ति है जिसे आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, शरीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का शरीर। अब देखो ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक इंसान है, जिंदा इंसान को ले लो, ठीक है, और एक मृत व्यक्ति को ले लो। जिंदा इंसान बेटा जब तक जीवित है तब तक वह क्या करता है, एक्टिविटी करता है ना। लेकिन एक मृत व्यक्ति, उसके पास भी शरीर है, इसके पास भी शरीर है, अलाइव है उसके पास भी शरीर है, और डेड है उसके पास भी शरीर है, ठीक है। अलाइव है उसके पास भी शरीर है, डेड है उसके पास भी शरीर है, ठीक है। अलाइव व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, जीवन है ना, इसमें आत्मा है अभी तक, जिसको क्या करा रही है, कार्य करा रही है। लेकिन डेड व्यक्ति के पास भी शरीर है, लेकिन उसमें आत्मा है क्या बेटा, आत्मा नहीं है,
ठीक है, नहीं। ठीक। तो आत्मा नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, तो क्या यह एक्टिविटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसमें आत्मा विद्यमान नहीं है। ठीक सेम ऐसे ही होता है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर की आत्मा होती है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में मेन आत्मा होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इन सभी हार्डवेयर का क्या करता है, यूज करता है, उनको निर्देश देता है कि हाँ तू ऐसे कर काम, तू ऐसे कर, तेरा काम ये है ना। ये काम कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गई? इसको आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। जैसे आत्मा को देख सकते हैं क्या? आत्मा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। वैसे ही सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, अमूर्त है। ठीक है, मूर्त उसको कहते हैं जिसे आप भौतिक रूप से छू सकते हो, देख सकते हो, वो मूर्त कहलाता है। और जिसे आप देख नहीं सकते वो क्या कहलाता है? अमूर्त कहलाता है। सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही है, वो क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बताता है कंप्यूटर को, और उसी हिसाब से क्रियाएं संचालित होती है। समझ में आ रहा बात? तो सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की आत्मा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, और मैं आपको यही बता देता हूं। पूछा हुआ था कि बताइए कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन होता है? ठीक है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहलाता है सीपीयू, इसे कहते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर, ठीक, याद रखना। कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा कंप्यूटर का ब्रेन भी यही कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर का, है ना, आप हार्ट जो कहते हैं, दिल कहते हैं, ये भी यही कहलाता है। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, ये कंप्यूटर का हार्ट कौन है, दिल कौन है, तो आपको आंसर लेना है क्या? सीपीयू। कंप्यूटर की आत्मा क्या है? तो सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का शरीर क्या है? तो हार्डवेयर। क्लियर? याद रहेगा? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पूछता है सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर हमने देख लिया क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है, ये आपको पता ही है, और चीज है। इसका ना एक क्या पिरामिड बनता है। अब सॉफ्टवेयर एक्चुअल में आपको जैसे दिखता है वो ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है वो विभिन्न चीजों का एक क्या है, सम्मिश्रण है या समुच्चय है। अब वो इसी को ट्री कहते हैं। ये यहाँ पर पिरामिड आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन या अनुदेश। देखो, अनुदेश जो होता है, पहली चीज याद रखना, कंप्यूटर देता है, तुम नहीं देते हो। फर्स्ट थिंग, ठीक, कौन देता है? कंप्यूटर देता है अनुदेश। डेटा आप केवल इंटर करते हैं, जब इंटर करते हैं तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है, किसको? सीपीयू को, किसी कार्य को करने का। अगर आपने एक क्लिक किया और क्लिक करके वीडियो को प्ले करने का आपने इंस्ट्रक्शन दिया, तो वीडियो को प्ले करने लग गया, यह केवल क्या कहलाएगा? अनुदेश कहलाएगा। याद रखना, एक उदाहरण समझाते जा रहा हूं, सामान्य उदाहरण से। आपने प्ले बटन को क्लिक किया, वीडियो प्ले होने लगा, ये क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिले कंप्यूटर को, जैसे एक आजकल आया है चैट जीपीटी, है ना, चैट जीपीटी, पता है ना, आपने उसको बोला, है ना, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। चैट जीपीटी को बोला कि भैया तू क्या कर दे, भारत के ऊपर एक निबंध लिख के दे दे मेरे को, है ना, ऐसे हिंदी में भी बोल सकते हो, बोलोगे जैसा बोलोगे वो दे देगा। तो भारत के ऊपर पूरा निबंध लिख के दे देगा आपको, है ना। कौन? आपका चैट जीपीटी। ठीक है, तो आपने उसको बोला कि केवल भारत के ऊपर निबंध लिख दे, लेकिन भारत के ऊपर निबंध लिखने के लिए उसने क्या किया? कंप्यूटर से उसको निर्देश मिला, और उसने बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर उसके सोर्सेज जो थे वहां पर उसने खोजा। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस को लिंक भेजा, और सोर्सेस से चीजों को निकाल के आपके सामने रख दिया। तो ये क्या कहलाएगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है। और इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे समझना, आप एक सॉफ्ट वो चलाते हैं, पेंट, पेंट प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है, आपने एक कोई चित्र है, ठीक है, जैसे ये तिकोना है, इसमें बोला कि कलर डाल दो,
क्या कलर भर दो, ऐसे करके क्लिक किया और उसमें कलर भर गया। तो ये क्या कहलाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाएगा कि आपने पहले तो आपने एक कलर चॉइस किया था कि ये ग्रीन कलर, तो पहला ये हो गया। उसका दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था, कलर फिल करना। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। बहुत सारे आदेशों या आदेशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, ठीक, इंस्ट्रक्शन केवल एक आदेश, प्रोग्राम बहुत सारे आदेशों का समूह, और सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने देखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको पेंटिंग का ऑप्शन भी मिलता है बेटा, टाइपिंग का ऑप्शन भी मिलता है ना, इमेज का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये बहुत सारे जब आदेश, बहुत सारी चीजें आप एक साथ ऑपरेट करें, बहुत सारी चीजें एक समूह में हो, तो वही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है? तो इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, आदेश क्या हुआ, जी सर। कंप्यूटर द्वारा कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। प्रोग्राम क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है, निर्देशों का समूह कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कहलाता है, या प्रोग्रामों का समूह या समुच्चय कहलाता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मुझको बताइएगा, है ना। देखो, आपको लग रहा होगा सर बेसिक पढ़ा रहे हैं, है ना, और इतना चीजों को डिटेल क्यों कर रहे हैं। डिटेल करने के पीछे रीजन मैं हमेशा देता हूँ कि जब भी अगर आपको किसी के जड़ में जाना है, अगर आपको स्कोर ज्यादा करना है तो जड़ में जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि वायरस जो है ना, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक इंस्ट्रक्शन है, बताओ मुझको। ठीक, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है क्या, इंस्ट्रक्शन है? याद रखना, वायरस जो है एक प्रोग्राम है बेटा, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उद्देश्यों का समूह है। वायरस एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। तो ठीक है, क्लियर है? तो वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है। क्लियर, समझ में आया बात? यस ठीक, सर। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं कंप्यूटर की विशेषता पर। ठीक, बहुत सारे टीचर्स इस सेक्शन को छूते नहीं है, छूते हैं तो बेसिकली जस जस का तस पढ़ा देते हैं। विशेषता में पढ़ाऊंगा, विशेषता में जहां आपको जरूरत होगी उस हिसाब से हम इलेबरेट भी करेंगे। जैसे देखो, कंप्यूटर की विशेषता, पहली विशेषता है गति। देखो, इंसान ने कंप्यूटर का आविष्कार ही इसीलिए किया था ताकि कम इंसान की जो क्षमता है उससे जल्दी हम क्या कर सके, चीजों को संपन्न कर सके। आप भी कंप्यूटर का यूज क्यों करते हो, कंप्यूटर का यूज इसलिए करते हो ताकि आपको चीजें बहुत जल्दी मिल जाए, रिजल्ट बहुत जल्दी मिले। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, आपको एक वर्ड का मीनिंग खोजना है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, किसी भी एक वर्ड का मीनिंग खोजना है, इंग्लिश का कोई वर्ड है ना, और आपको दे दिया लाइब्रेरी, सॉरी, एक क्या दे दें, क्या बोलते हैं उसको, एक बुकलेट दे दे, कोई भी बुकलेट, डिक्शनरी। डिक्शनरी, है ना। तो एक डिक्शनरी दे दिया आपको, और एक व्यक्ति को दे दिया डिक्शनरी, और एक व्यक्ति को दे दिया कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा। कौन जल्दी उस वर्ड का मीनिंग खोज पाएगा, जो कंप्यूटर में बैठा है इंसान वो जल्दी खोज पाएगा, कि जिसके पास डिक्शनरी है वो खोज पाएगा? कंप्यूटर। हाँ, जिसके पास कंप्यूटर है वो, ठीक, वेरी गुड, जिसके पास कंप्यूटर है वो जल्दी खोज पाएगा, है ना। आप डिक्शनरी में खोजे जाएंगे तो पहले आपको अल्फाबेटिकल जाएंगे कि बी है, सी है, कहाँ से, ठीक है। जबकि आपको कंप्यूटर में क्या करना है, कुछ नहीं, बस टाइप करो तुरंत, है ना। जैसे एक वर्ड है फ्लॉप्स, फ्लॉप्स का मीनिंग क्या होता है, आपने लिख दिया फ्लॉप्स मीनिंग, तुरंत वो खोज के बता देगा, है ना। तो कंप्यूटर का आविष्कार ही किस लिए हुआ यस था, सर। अधिक तेजी से चीजों को करने के लिए हुआ था। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले, कंप्यूटर की गति से आशा क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा एक सेकेंड में, कितना, एक सेकेंड में प्रोसेस किए जाने वाले निर्देशों की संख्या, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको ही क्या कहते हैं आप, गति कहते हैं।
ठीक है, कंप्यूटर द्वारा 1 सेकेंड में की जाने वाली प्रोसेसिंग की संख्या, है ना, निर्देशों की संख्या, 1 सेकेंड में प्रोसेस की जाने वाले निर्देशों की संख्या क्या कहलाएगी? गति कहलाती है। ठीक है, पहली चीज। ठीक, दूसरी, वर्तमान जो कंप्यूटर है उनकी गति क्या है? क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो 10 लाख गणना पर सेकेंड। अब देखो, 10 लाख गणना पर सेकेंड दे दिया। अब आपने पढ़ा 10 लाख गणना पर सेकेंड, उसके क्वेश्चन में क्या डालता है कि बताइए कंप्यूटर की गति या क्षमता को कैसे मापते हैं? तो आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, मिप्स। कंप्यूटर की गति या दक्षता को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब मिलियन का अर्थ होता क्या है? 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 लाख को 100,000 कहा, ठीक है, 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है ना? तो बस वही चीजें हैं। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने जो मैथ्स का बैच है उसमें मैंने ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली समझाई आपको अच्छे से, तो देखो कहां पर चीजें काम आती हैं, है ना? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में क्या करता है? कंप्यूटर गति करता है, ये याद रखना। ठीक है, वर्तमान कंप्यूटर। फिर अब कंप्यूटर की गति तो ठीक है, लेकिन प्रोसेसर जो सीपीयू होता है उसकी गति कैसे मापी जाती है? तो याद रखना, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति हर्ट्ज से मापी जाती है। इसको HZ से प्रदर्शित किया जाता है, हर्ट्ज को। हर्ट्ज क्या है बेटा? ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। साइंस जब पढ़ते हो तो ये आवृत्ति का मात्रक है। कौन? हर्ट्ज। मैंने बताया ना कि क्या होता है, जैसे धड़कन चलती है ना आपकी, पल्सेस चल रही है ना, सेम वैसे ही क्या करता है कंप्यूटर में भी सूचनाएं इधर से उधर विद्युत संकेतों के माध्यम से चलता है। इसीलिए कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति हर्ट्ज से मापी जाती है। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। फिर सुपर कंप्यूटर की गति कैसे मापी जाती है? तो फ्लॉप्स से मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। F का फ्लोटिंग, L का FL का फ्लोटिंग, O का ऑपरेशन, है ना, पर सेकेंड, PS का पर सेकेंड, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड याद रखना। कंप्यूटर की गति मिप्स से, प्रोसेसर की गति हर्ट्ज से, सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स से। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? एक और क्वेश्चन जी यहीं जी यहीं पर सर। एक और बता देता हूं। कई बार हर्ट्ज नहीं देगा, याद रखना, गीगा हर्ट्ज दे देगा, है ना? तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंप्यूटर की जो गति है वो गीगा हर्ट्ज से भी मापी जाती है ना? समझ में आया बात? तो याद रखना। फिर देखो, कंप्यूटर की गति को नैनो सेकंड से भी मापते हैं, पिको सेकंड से भी मापते हैं। तो नैनो सेकंड का मात्रक होता है 10 की घात ऋण 9। इसका कहने का अर्थ है कि किसका 10 लाखवां हिस्सा सेकंड का नैनो सेकंड कहलाता है। ठीक है, याद रखना, कितने जीरो होंगे? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्लियर? इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, है ना? और ये आपका क्या हुआ? ये 1 अरब। तो नैनो सेकंड क्या होता है? 1 अरबवां हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? 1 सेकंड का। ठीक है, इसका 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा नैनो सेकंड कहलाएगा। ठीक है, ठीक। पिको सेकंड 10 की घात ऋण 12। ठीक है, ऐसे ही निकालना होगा आपको। चलिए, नेक्स्ट, कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है या विशेषता क्या है? ऑटोमेशन, स्वचालन, ये बेसिक सा चीज है, ये तो आपको बताना नहीं है मुझको। शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को बहुत ही शुद्धता के साथ पेश करता है। इंसान अगर किसी कैलकुलेशन करने को दे दो, इंसान कहीं गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता है। इसीलिए कंप्यूटर ज्यादा ट्रस्टवर्दी है या विश्वसनीय है। क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर में शुद्धता की जांच किस तरह से होती है? तो कंप्यूटर, ये टर्मिनोलॉजी है जीगो, GIGO,
इसका अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कई बार इसका आपको एब्रीवेशन में पूछ देता है, एक्रोनिम्स में पूछ देता है। तो जी का होता है गार्बेज, आई का होता है इन, जी का फिर गार्बेज, ओ का मतलब होता है आउट। कंप्यूटर की शुद्धता की जांच किससे की जाती है? जीगो से की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर आपको पता है कि कंप्यूटर में स्थायी भंडारण क्षमता, वृहद भंडारण क्षमता होती है। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत क्विक डिसीजन कर सकता है कंप्यूटर, है ना। वर्सिटैलिटी होती है, विभिन्न तरह के काम कर सकता है, गेमिंग भी कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, है ना। आप एक्सेल में काम भी कर सकते हो, तो बहुत सारी काम कंप्यूटर कर सकता है। इसके अलावा फास्ट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जल्दी, जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे आपको तुरंत सूचना की प्राप्ति होती है। आप तुरंत लिखे कि व्हाट्स हैपनिंग इन द कश्मीर, ऐसे लिखा आपने, तुरंत कश्मीर के बारे में न्यूज आपको मिल गया। तो तीव्र सूचना प्राप्ति भी होती है। रिपीटेशन, कंप्यूटर जो है एक ही तरह का काम बार बार कर सकता है। एक ही म्यूजिक को आपको दिन भर, जैसे अरिजीत सिंह को सामने रख दो, अरिजीत सिंह तुम्हारे लिए गाना कितने घंटे गा सकता है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। उसके बाद गला बैठ जाएगा उसका। एक ही सॉन्ग को उसको 4 बार 50 बार गाने को बोलो। लेकिन कंप्यूटर को बोलो कि भाई, है ना, अरिजीत सिंह का सॉन्ग जो है मुझको रिपीटेशन में डाल के छोड़ दो उसको। कंप्यूटर थकता है क्या? बिल्कुल नहीं सब थकता। वो उसी काम को बार 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 करता है, फिर भी नहीं थकता। अरिजीत सिंह को डाल दो, अरिजीत सिंह थक जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बिना थके कार्य करता है, स्फूर्ति के साथ कार्य करता है, ये भी एक विशेषता है। सिक्रेसी, गोपनीयता, ये तो आप सभी को पता है। किसी व्यक्ति का, आज किसी बच्चे का मोबाइल ऐसा नहीं है जिसने अपने मोबाइल में पासवर्ड नहीं डाला हो, है ना। तो कंप्यूटर जो है गोपनीयता भी बरकरार रखता है। अगर आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं, है ना, तो आप अपने डेटा को गोपनीय रख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, यानी कार्य की एकरूपता। एक कार्य को दोहराव में कहीं पर भी, अरिजीत सिंह एक बार अगर गाना गा रहा है आपके सामने, तो कहीं पर वो किसी शब्द के ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी धुन ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर को बोल दो, कंप्यूटर कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो कितनी बार भी उससे दोहरवा लो। ठीक है। फिर नेक्स्ट ही है कि रिलायबिलिटी। तो कंप्यूटर क्या है? विश्वसनीय है। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की एक और विशेषता है कि पेपरलेस वर्क होता है। ठीक, इसी का एक कॉन्सेप्ट है पेपरलेस ऑफिस। पेपरलेस ऑफिस वो होता है जहां पर क्या हो, सभी कार्य क्या हो, कंप्यूटराइज्ड हो। क्या कहलाता है? पेपरलेस ऑफिस कहलाता है। ठीक है जी। फिर देखिए, कंप्यूटर की ना कुछ लिमिटेशन, सीमाएं हैं। सबसे पहला ये है कि उसकी बुद्धि है, बुद्धि नहीं यूज कर, माइंडलेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, अब थोड़ी बुद्धि आ गई है, लेकिन वह बुद्धि भी कैसी है? मानव जनित है, मानव के द्वारा ही दी गई है उसको। तो कंप्यूटर की स्वयं की बुद्धि नहीं है, याद रखना। ठीक है। एक्सपेंसिव है जी। देखो, कंप्यूटर आप खरीदते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। इसके अलावा कंप्यूटर अगर आप अपग्रेड भी कराते हो तब भी वो महंगा पड़ता है, उसमें बिजली का खर्च होता है। तो कंप्यूटर एक एक्सपेंसिव है। इम्यून टू वायरस, यानी वायरस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। वायरस एक प्रकार का क्या है ना, रोग है वायरस, है ना। जैसे इंसान वायरस से इम्यून हो जाता है, वैसे कंप्यूटर भी वायरस से इम्यून हो सकता है। और वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, याद रखना। और डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत रहेगा तब तक चलेगा, बिजली जैसे ही बंद, कंप्यूटर बंद। पुराने बच्चे, जैसे हम लोग के जनरेशन को, हमको पता है एक यूपीएस होता था। खैर आजकल तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, है ना। अगर लैपटॉप लेते हो उसमें बैटरीज रहती हैं, लेकिन एक समय था जब यूपीएस हुआ करता था, या तो यूपीएस नहीं हुआ करता था। आप काम कर रहे हो, अचानक बिजली गुल हुई, आपका काम वहीं पर तमाम। ठीक है। यूपीएस आया तो मुश्किल से 10 मिनट का बैकअप देता था, है ना। यूपीएस कंप्यूटर का भाग नहीं है ना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो यूपीएस होता था तो 10 मिनट, 15 सेकेंड, 10 मिनट का मुश्किल से समय देता था। तो हमको जो भी काम कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, जल्दी से खत्म करके उसको क्या करना पड़ता था? बंद करना पड़ता था। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर क्या है? असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव है, इमोशनलेस है ना। कंप्यूटर में संवेदना नहीं है। हम जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो एआई या रोबोट्स की,
तो हम क्यों कहते हैं कि रोबोट से इंसानियत को खत्म कर देंगे, मानवता को हम खत्म कर देंगे, या रोबोट्स का प्रयोग हम सेना में क्यों नहीं करना चाहते? सेना में इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मानव में संवेदना होती है। जब क्या होता है, आतंकवादी हमला होगा तो रोबोट सभी को एक साथ दृष्टि से, एक दृष्टि से देख के सभी को मार देगा, लेकिन इंसान को पता है कि कौन आतंकवादी है और कौन बच्चा है। यहाँ पर बाय द वे आतंकवादी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, रोबोट इन सभी को निपटा देगा, इन सभी को मार देगा। लेकिन क्या इंसान कर सकता है ऐसा? नहीं। इसीलिए रोबोट्स या कंप्यूटर क्या है, असंवेदनशील है। फिर नेक्स्ट, कंप्यूटर के आने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो समय की बचत हुई है, त्रुटि रहित कार्य हो जाता है, गुणवत्ता युक्त कार्य हो जाता है, कागज की बचत होती है, साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ी है ना, स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ा है ना, आंख खराब हो रही है, दिन भर आप कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने रहते हैं, आपको आंख खराब होने लग गया, आपका दिनचर्या बिगड़ गया। तो हर चीज के इम्पैक्ट हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर का इम्पैक्ट भी है।